तो 78 देखें हम अगला एक्सेप्शन, तो 78 प्लेटिनम का है। तो अगर हम देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14। तो ये यहाँ पर 6s1 और 5d9 ये रहेगा एक्सेप्शन इसका। तो ये यहाँ से s से एक इलेक्ट्रॉन 9 में चला गया। अब अगर हम यहाँ पे दूसरा देखें 78 के बाद 79 गोल्ड, तो गोल्ड में ये सब यही रहेगा 6s1 और ये 5d10 बन जाएगा गोल्ड। अब हम अगर देखें 89 AC देखें तो 89 AC का एक्सेप्शन अगर हम देखें तो ये बन जाएगा आपका रेडॉन 86 7s2 88 और 7s2 के बाद 5f का यहाँ नंबर आना चाहिए। जैसे ये 4f है वैसे 5f, तो वो 5f में ना आके इलेक्ट्रॉन आपका 6d में चला जाता है 6d1, इसलिए ये एक्सेप्शन है 89। जैसे 57 एक्सेप्शन था वैसे ये 89 है। सिमिलरली 90 थोरियम भी एक्सेप्शन है। 90 थोरियम में जो इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था आपका वो 7s2 और फिर 5f में ना जाके ये 6d2 5f0 है। इसके बाद नॉर्मल स्टार्ट होते हैं। तो ये एक बात समझ लीजिए कि थोरियम भी एक्सेप्शन है, AC भी, और AU और PT। इस तरह से ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास। तो सबसे पहले हमने जो सीखा वो कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल थे किसी भी एलिमेंट का देखें, उसके बाद हमने एक्सेप्शन देखा। अब एक बात और समझिए, आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज क्लोरीन ही है, तो क्लोरीन 17 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है और ये नॉर्मल ये ग्राउंड स्टेट है अभी। तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हैं, चाहे वो एक्सेप्शंस हों और चाहे विदाउट एक्सेप्शन हो, वो सब ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस कॉन्फ़िगरेशन में उसके आगे वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं तब वो एक्साइटेड स्टेट होता है, या पहले के ऑर्बिटल्स से इलेक्ट्रॉन आगे भेज देना। जैसे देखिए इसकी एक्साइटेड स्टेट अगर हम देखें तो एक्साइटेड स्टेट इसकी क्या बनेगी, तो इस 3p के आगे 3d वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो 3d वैकेंट d ऑर्बिटल है तो एक्साइटेड स्टेट में 3s2 3p4 3d1 बन जाए। और आगे एक्साइट करें तो 3s2 3p3 3d2 बन जाए। और एक्साइट करें तो इससे भी एक इलेक्ट्रॉन इधर ले जाए तो 3s1 3p3 3d3 बन जाए। तो ये एक्साइटेड स्टेट है, मतलब आगे के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देना। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन वायलेट्स करता है अफबा प्रिंसिपल को, तो जितनी भी एक्साइटेड स्टेट्स हैं वो सब वायलेशन है अफबा प्रिंसिपल। states are violation of the principle। वायलेशन है अबाउ प्रिंसिपल का। तो ऐसे डायग्राम बना के देते हैं। मान लीजिए कि आपको ऐसा दे दिया जाए और आपसे बोला जाए विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स अबाउ प्रिंसिपल, तो कौन वायलेट्स करता है अबाउ प्रिंसिपल का। तो इस तरह से आपका 3s 3p मान लीजिए दे दिया है,
तो 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन है और आगे 3p को भर दिया है, तो समझ जाइए कि ये वायलेशन है। जबकि ग्राउंड स्टेट क्या होना चाहिए था, 3s2 करेक्ट। ये अगर ऐसा दिया है 3s और 3p, तो ये 3s2 3p2 है, सो दिस इज करेक्ट। ये वायलेशन नहीं है आबा प्रिंसिपल का, और ये वायलेशन है आबा प्रिंसिपल का। तो ये एक्साइटेड स्टेट रिप्रेजेंट करती है, एक्साइटेड स्टेट, और ये एक्साइटेड स्टेट, सॉरी हाँ, ये एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और ये ग्राउंड स्टेट को। तो अगर आपसे बोला जाए कि इनमें से कौन आबा प्रिंसिपल को वायलेट्स करता है, तो ये जितनी भी एक्साइटेड स्टेट हैं या पहले वाले ऑर्बिटल्स को ना भर के अगले वाले ऑर्बिटल्स को भरता है, तो ये आपका वायलेशन है आबा प्रिंसिपल का। तो अब एक बात आप समझ लीजिएगा, और कि जो एन फैमिली है, एन फैमिली, तो एन फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे उसमें वन एक्साइटेड स्टेट होती है, वन एक्साइटेड स्टेट। क्या मतलब है कि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2NP3 होता है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन दिस 15 ग्रुप NS2NP3। तो ये S से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके NS1NP3ND1 में चला जाता है, तो ये एक्साइटेड स्टेट है। इस तरह से ये एक एक्साइटेड स्टेट जो बनी ये N फैमिली में है। अगर आप देखें O फैमिली, O फैमिली, इनमें एक्साइटेड स्टेट देखें, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4 है, तो इसमें 2 एक्साइटेड स्टेट बनती हैं, 2 एक्साइटेड स्टेट। और 2 एक्साइटेड स्टेट जो बनेंगी, ये देखिए, ये 2 एक्साइटेड स्टेट जो होंगी O फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में, ये 2 एक्साइटेड स्टेट दिख रही हैं। ये जो एक्साइटेड स्टेट हैं ये कैसे होंगी, तो एक इलेक्ट्रॉन S से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन P से निकलेगा। अगर आप देखें तो ये है एक्साइटेड स्टेट में वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ही चला जाता है सिस्टम, और इस तरह से ये 2 एक्साइटेड स्टेट हैं। और ये जो आगे ND पड़ा होगा, इनमें ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा। तो O फैमिली में 2 एक्साइटेड स्टेट हैं। और ये जो हैलोजन है, हैलोजन अगर हम देखें तो हैलोजन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो NS2NP5 होता है हैलोजन का। तो हैलोजन की एक्साइटेड स्टेट अगर हम देखें तो उसमें 3 एक्साइटेड स्टेट बनती हैं। 3 एक्साइटेड स्टेट कैसे बनती हैं, तो 3 एक्साइटेड स्टेट बनाने के लिए हैलोजन्स की वो क्या होगा, ये NS है, फिर आगे NP है, ये NP है, NS NP। तो 3 एक्साइटेड स्टेट, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 1 2 3, इस तरह से ये 3 एक्साइटेड स्टेट हैं। तो हमने एक्सेप्शंस देख लिए, एक्साइटेड स्टेट के बारे में समझ लिया कि जैसे इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट होगा तो वो अबव प्रिंसिपल का वायलेशन होगा। अब हम आगे देखें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस अगर हम बात करें तो हमारे पास जो आयंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कैटायन और एनायन। तो कैटायन में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो ऑलवेज रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन कैटायन के लिए खास ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन में सीधा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देना है, और
तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सीधा अपने आप ही जहां उसकी पोजीशन खाली मिलेगी वहीं जाएगा, मतलब अपने आप आउटर मोस्ट सेल में चला जाएगा। तो देखिए जरा आप इसको समझिए कि अगर हम Mg+2 करें तो Mg का कन्फिग्रेशन 12 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 है, तो इसका आउटर मोस्ट सेल दिस वन। तो ये जो नंबर है 1 2 3 ये शेल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल ये नज़र आ गई। तो Mg+2 जब लिखेंगे आप तो ये अपने आप 1s2 2s2 2p6 और ये आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक और एग्जांपल देखें, Mg+2 का कन्फिग्रेशन लिखना है, सॉरी Mn+2। तो कई Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, आप में से आप भी करोगे, वो क्या करते हैं सीधा 25 - 2 = 23 और 23 का कन्फिग्रेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 लिख दिया, ये लिख दिया। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट से निकाले नहीं। अब इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, इसकी आउटर मोस्ट सेल दिस नंबर 4 है। तो अगर हमें Mn+2 का कन्फिग्रेशन लिखना है तो पहले मैग्नीज का देखना पड़ेगा। मैग्नीज है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ये मैग्नीज का है 25 का एक्चुअल कन्फिग्रेशन। अब हम Mn+2 की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जब भी निकालेंगे तो हमें ये रखना पड़ेगा Mn+2 का, और ये कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जो कन्फिग्रेशन बनेगा Mn+2 का वो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, ये कन्फिग्रेशन बनेगा। अब अगर हम बात करें एनायन, इस तरह से मान लीजिए Fe+3 है, तो पहले Fe26, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये 26 है। लेकिन अगर हमें Fe+3 का कन्फिग्रेशन लिखना है तो अब आप देखिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके आउटर मोस्ट सेल से निकालने पड़ेंगे और बाकी का 1 इलेक्ट्रॉन फिर ये तीसरा। देखो ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये नंबर 3 सेल है और ये चौथी सेल है। तो यानी कि जो कन्फिग्रेशन बनेगा वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 रह जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से। इस तरह से ये कैटायन का कन्फिग्रेशन आपने लिखना है। कभी भी डायरेक्ट माइनस मत कर देना जब भी डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के कैटायन का आप कन्फिग्रेशन लिखते हैं, तो ये खास ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं एनायन में, तो एनायन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनायन में आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। सपोज P-5 का लिखना है तो फास्फोरस आपके पास 15 होता है दिस, तो P-5 का मतलब है 15 + 5 20 इलेक्ट्रॉन, और 20 इलेक्ट्रॉन का आप डायरेक्ट कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये है। तो इस तरह से एनायन का आप डायरेक्ट कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। ये हो गया। अब हम आगे बढ़ें तो इसमें हमें होन्स रूल कन्फिग्रेशन अब हमने सीख लिया, एनायन का, कैटायन का और एक्सेप्शंस। तो ये अब अगर हम देखें यहाँ पर होन्स रूल क्या होता है। होन्स रूल ये कहता है कि फिलिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स में, तो ये होन्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट
fill singly in each orbital with parallel spin electron first fill singly in each orbital with parallel spin and then paired. तो पहले हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल भरना है, उसके बाद पेयरिंग करना है। एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रोजन आपके पास 7 है, तो 1s2 2s2 2p3 इज द करेक्ट configuration and this representation 3 1 1 1 this correct। लेकिन अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा लिख दें 3p में, ये 3p है और इस 3p को ऐसा कर दें तो ये गलत है, क्योंकि आपने पहले सिंगल सिंगल नहीं भरे हैं और ऐसा भर दिया तो गलत है। मान लीजिए ऑक्सीजन है, 8O16 है आपका ऑक्सीजन का, तो 1s2 2s2 2p2 इसका 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप 2p4 को दिखाएं तो अगर ऐसा कर देंगे तो गलत होगा, लेकिन आप ऐसा भरें 2p111 और उसके बाद पेयर्ड करें तो ये हुंड्स रूल के अकॉर्डिंगली सही है। तो कई बार आपको जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इनमें से कौन सा डायग्राम हुंड्स रूल को वायलेट्स करता है, कौन सा आब्बा को करता है और कौन सा पॉली एक्सक्लूजन को करता है। तो आब्बा के लिए बता दिया कि पहले वाला भरा नहीं और आगे ले गए इलेक्ट्रॉन या एक्साइटेड स्टेट हो गए, वो सब आब्बा के एक्सेप्शंस है। हुंड्स के एक्सेप्शंस में क्या होगा, इस तरह से ऑर्बिटल्स को भर देगा, पेयर कर देगा, आगे नहीं लेके जाएगा, यानी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरेगा हर एक ऑर्बिटल्स में, या उनके स्पिन पैरेलल नहीं करेगा, एंटी पैरेलल कर देगा, तब भी आप समझ जाएंगे कि ये दिस इज़ द करेक्ट। और इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी ये देखना पड़ेगा। इसके पास ये इस समय 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इस कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेंगे। हुंड्स रूल पहले कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे और फिर हुंड्स रूल है। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है एलिमेंट आयरन 26 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये इसका आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस आयरन का 3d6 जब आप दिखाएंगे तो पहले सिंगल सिंगल भरेंगे हर एक उसमें, इस तरह से ये 3d आप दिखा रहे हैं और ये 6, और इस तरह से इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और ये हुंड्स रूल से करेक्ट होगा। ये है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसे ये हुंड्स रूल से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और कैसे कैटायन और एनायन का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब हम बात करें तो अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया, एक्सेप्शंस का भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अबाव प्रिंसिपल के वायलेशन को भी हमने समझ लिया, एक्साइटेड स्टेट भी हमने समझ ली, ग्राउंड स्टेट, सारे कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं, चाहे वो एक्सेप्शन हो चाहे वो नॉर्मल हो। और इसके बाद हमने हुंड्स रूल समझ लिया। अब हमने बची हुई 2 क्वांटम नंबर्स, क्योंकि हमने प्रिंसिपल और एजीमुथल पहले कर ली है, अब बची हुई 2 क्वांटम नंबर्स में से नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने यहाँ करना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे m से डिनोट करते हैं और ये क्या देता है, गिव द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ओरिएंटेशन देता है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो m की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ m, ये किस पर डिपेंड करती है, L पर। तो मे बी -L 0 + L।
तो इसका मतलब है कि इफ़ L इक्वल टू 0 देन M इक्वल टू 0। यहाँ पे हम एक बात और समझ लें कि टोटल वैल्यू ऑफ M कितनी वैल्यूज़ बनेंगी। तो टोटल वैल्यूज़ ऑफ M इक्वल टू 2L प्लस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जितने ऑर्बिटल्स होंगे M की उतनी ही वैल्यू बनेगी 2L। तो कई बार ऐसा लिखा होता है कि L इक्वल टू क्या होगा, तो L इक्वल टू M माइनस 1/2 बन जाएगा, क्योंकि M इक्वल टू 2L प्लस 1 टोटल वैल्यूज़ है। तो इस तरह का ऑप्शन देता है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या मतलब है। अब हम यहाँ समझें कि इफ़ L इक्वल टू 0 देन M इक्वल टू 0, इफ़ L इक्वल टू 1 देन M इक्वल टू माइनस 1 0 प्लस 1, L इक्वल टू 2 देन M इक्वल टू -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। तो इस तरह से जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतनी वैल्यू आपको दिखेंगी जो हर एक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा। L इक्वल टू 3 देन M इक्वल टू -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। इस तरह से अगर आप यहाँ देखें ये वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे एक बात कंफर्म हो गई कि M की जो वैल्यूज़ हैं वो L पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि M कैन नॉट बी ग्रेटर देन L। पहली बात, M कभी भी L से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पर आपको समझना है, जो ऑर्बिटल्स थे तो S ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम इन ऑल द डायरेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम इन ऑल द डायरेक्शन, इसलिए वो आपका स्फेरिकल है। अगर हम P की बात करें तो P आपका डंबल शेप्ड है और इस तरह से P के 3 ऑर्बिटल हैं आपके पास, Px Py Pz, ये है। तो ये तो S स्फेरिकल, P डंबल शेप्ड, D आपका